हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो है पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? पैसिव एलिमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पैसिव एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? पैसिव एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी इन द सेंस कि किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। तो क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं बैटरी की, बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज the devices which are able to convert one form of energy to electrical energy, they are called the active devices, जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ रहा है कि जो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट्स कहेंगे। तो पैसिव एलिमेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है इंडक्टेंस और तीसरा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये तीन है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। बेसिकली ये थ्री होते हैं पैसिव एलिमेंट। इसके अलावा कुछ पैसिव एलिमेंट एक और होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो भी क्या होता है? वो भी पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या चीज है? किस चीज को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। मटेरियल मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेजिस्टेंस में इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस होता है और कैपेसिटर सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय विच इट opposes flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, जिस प्रॉपर्टी के तहत ये अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। Resistance is equal to rho L upon A, where rho is equal to resistivity of material। मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद L क्या होता है? L जो होता है ये होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या होता है? ए को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि ये पेन आपका क्या है? ये आपका पेन रजिस्टर है। तो ये पेन का लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से ये के यहाँ तक के लेंथ को लेंथ कहेंगे, और इसका क्रॉस सेक्शन ये कहलाएगा। ये जो है आपका ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कैसा है? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। मतलब अगर बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज मोर फॉर अ कंडक्टर हैविंग लार्जर लेंथ। ठीक है, जो कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। एंड रेजिस्टेंस
is less for a conductor of for a conductor of larger cross section area। ठीक है, तो अगर बात करें कि दो रेजिस्टेंस हैं, दो वायर हैं आपके पास, एक वायर का लेंथ अगर 2 मीटर है और दूसरे वायर का लेंथ 10 मीटर है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों वायर बराबर थिकनेस का है, उनकी दोनों की थिकनेस बराबर है, मोटाई दोनों की बराबर है, तो बड़ा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? जो बड़ा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो छोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर। दूसरा है कि रेजिस्टेंस, अगर दो वायर आपके सेम लेंथ के हैं, ठीक है, तो जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज से बना है। ठीक है, बेसिकली अगर देखेंगे कि जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जिसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस और किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है। R इज गिवन बाय R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर इसको हम लोग कहेंगे थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में लिखते हैं तो R की वैल्यू हो जाती है R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर R0 क्या चीज़ है? R0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, R0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा R0 कहलाता है। अल्फा क्या कहलाता है? अल्फा इट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा, अब देखो यहाँ पर ओम पर केल्विन करके हो सकता है या ओम पर डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है। दो तरह का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको एग्जाम में दे सकता है। अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो आपको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखना है, केल्विन पे दिए देगा तो आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा क्या है हमारा? टी क्या है? टी है एनी टेम्परेचर। टी क्या है? कोई भी एक टेम्परेचर है। और आर क्या चीज है? आर है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी। किसी भी टेम्परेचर टी पर, किसी भी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं आर। आई बात समझ में? तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर जितनी थ्योरी है वो हमारी इसमें कवर अप हो जाती है। अब ये बात करते हैं कि ये अल्फा क्या है। अल्फा जो है कैसे टेम्परेचर के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है। क्या होता है कंडक्टर में? इन कंडक्टर द रैंडम वेरिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन या वाइब्रेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस कारण से क्या है हमारा अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। इसी कारण से कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज पॉजिटिव इन कंडक्टर
but negative in insulators and semiconductors। ठीक है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है और कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी हमारा राइज होते जाता है, दोनों साथ में राइज होते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ साथ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी साथ साथ घट जाएंगे। बट कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, एट जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बॉन्डिंग होती है वो जो है वो बॉन्डिंग लूज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए फ्री चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फ्री चार्ज कैरियर बढ़ जाने के कारण से इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, फॉर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन अ सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी कई बार आपका थायरिस्टर या जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो कंडक्ट करने चालू हो जाते हैं। कभी डायोड ज़्यादा हीटअप हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो रिवर्स बायस में भी कंडक्शन करने लगता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं तो रिवर्स बायस में भी, मतलब फिर डायोड जो है एक्चुअली में ख़राब हो जाता है और रिवर्स बायस में भी वर्क करने लगता है, चालू हो जाता है, कंडक्ट करने लगता है। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो व्हाट इज द पावर, हीट, या हम लोग बोलेंगे पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट इज गिवन बाय। हीट के फॉर्म में जो पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस में उसको हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं, पावर लॉस PL इट इज इक्वल टू I² R। ये आपका क्या हो गया, पावर लॉस हो गया, पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस I² R, where I is the current flowing in the resistance R, current flowing in resistance R रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट I, और R ये जो है R जो है इसका रेजिस्टेंस है। अब नाउ व्हाट इज द एनर्जी, हीट एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, हीट एनर्जी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ I² R इंटू T। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है इस करंट को मैं कैपिटल I लिखता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। ये जो है I जो है आपका I इट इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, और स्मॉल I क्या है, स्मॉल I इट इज इक्वल टू इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज योर स्मॉल I। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आपका क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में क्या क्या चीजें हैं, साथ में अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बता देता हूं, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए अब इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है इंडक्टेंस। ठीक है, सब लोग इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे,
तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक्चुअली में इंडक्टेंस क्या होता है। एक्चुअली इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it stores electrical energy in form of magnetic energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में यह स्टोर कर लेता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी जो होती है कंडक्टर की, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस में क्या होता है कि अगर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द हाफ एल आई स्क्वायर, इट इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर होता है। तो इतनी एनर्जी वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब बाद में नीड होती है तो वो वापस उसको देता है। जिस तरह से अगर मैकेनिकल सिस्टम में आप देखें कि मास काम करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका इंडक्टेंस काम करता है। मास मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर देता है इन फॉर्म ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का ही काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में अगर हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो वोल्टेज, इंडक्टेंस वोल्टेज इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस वोल्टेज इट इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी और डी आई एल, और आई एल इज गिवन बाय 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। यह आपका इंडक्टेंस वोल्टेज और इंडक्टेंस करंट होता है। ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप इसको माना जाता है क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशंस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन इंक्लूडेड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको मैं मटेरियल कहूँगा क्योंकि यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज दो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं दो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं और उनके जगह में कुछ ना कुछ गैपिंग होती है, तब वहाँ पर कैपेसिटेंस आता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट स्टोर्स एनर्जी, by which it stores energy in form of electrostatic energy, in form of electrostatic energy। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है। अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी दो कंडक्टर प्लेट होगा, कोई भी दो कंडक्टर प्लेट होगा या कोई भी दो कंडक्टर होगा, इन कंडक्टर के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक होगा। देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर कुछ चार्ज स्टोर हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, इस पार्ट में कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, इसके बीच में कैपेसिटेंस आ जाता है। कैपेसिटेंस मीन्स सम चार्ज इज स्टोर्ड एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी हमारा स्टोर हो जाता है। आई बात समझ में, ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस। और फाइनली ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, कन्वर्ट या कन्वर्ट ना कह करके इट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम
one electrical circuit to another electrical circuit via a magnetic डोमेन। कोई एक मैग्नेटिक डोमेन के हिसाब से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यह ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट्स समझने से पहले टाइप ऑफ कनेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कनेक्शंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में टाइप ऑफ कनेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन इट इज द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन इट इज द पैरेलल कनेक्शन। एंड थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन इट इज कॉल्ड स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ये तीन तरह से ही कनेक्शन आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन इन विच द करंट इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे या इंडक्टेंस होंगे या जो भी होगा उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जब करंट की वैल्यू सेम होगी तो उस कंडीशन में इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहेंगे। बट वोल्टेज इज नॉट सेम। वोल्टेज इज नॉट सेम। वोल्टेज सेम नहीं होता। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द पैसिव एलिमेंट। जितने भी पैसिव एलिमेंट होंगे वो सभी का वोल्टेज सेम होगा, बट करंट सेम नहीं होगा। करंट इज नॉट सेम। और तीसरा कनेक्शन जिसमें ना वोल्टेज सेम होता है एंड करंट भी सेम नहीं होता। ठीक है, एक एक करके इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन होगा उसमें ना करंट सेम होता है ना वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, उसमें दोनों ही अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग किसी विशेष तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होता है, किस तरह का कनेक्शन होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, इसको देखते हैं। सीरीज कनेक्शन मैं एक सर्किट लूंगा, उस सर्किट के हिसाब से आपको सीरीज कनेक्शन कैसे पहचानेंगे उसको लेने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है जिसमें हमने कुल मिला के 6 रेजिस्टेंस लिया है। ऐसा एक सर्किट हमारे पास अवेलेबल है। कुल मिला के देयर आर टोटल, सपोज इट इज़ अ 10 वोल्ट सोर्स। ये एक 10 वोल्ट का सोर्स है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। ये भी 4 ओम का रजिस्टर है। ये हो जाएगा 8 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये हमारा फिर से 4 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 8 ओम का रजिस्टर है और ये 2 ओम का रजिस्टेंस है। कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, मान लीजिए हम इसको एक टर्मिनल मानते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टर्मिनल देखते हैं। फर्स्ट मैं लेता हूँ इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
अब मान लीजिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो टर्मिनल के जस्ट अपोजिट साइड में, टर्मिनल से आपको कैलकुलेशन करना चालू नहीं करना है, टर्मिनल के जस्ट अपोजिट लास्ट एंड से चालू करना है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये 4 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो करता है, तो वो 4 ओम रेजिस्टेंस ही ये दूसरे वाले 4 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा। इस कारण से ये 4 ओम और ये 4 ओम रेजिस्टेंस दोनों के दोनों किस में कहलाएंगे? पैरेलल में कहलाएंगे। तो पैरेलल में कहलाएंगे, सॉरी सीरीज में कहलाएंगे, दोनों का करंट सेम है। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि करंट अगर सेम होगा तो वो सीरीज कनेक्शन है, और करंट सेम नहीं है तो दूसरे कनेक्शन है। तो हमको तो पहले क्लियर हो गया कि ये 4 ओम ये 4 ओम दोनों सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन है तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों सीरीज कनेक्शन में मैं इसको एडअप कर देता हूँ, 4 ओम 2 ओम 8 ओम, उसके बाद ये आपका हो गया 4 ओम, फिर नीचे में ये 8 ओम, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये क्या होगा? ये आपका सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ये क्या होगा? 8 ओम होगा। ठीक है, अब हमने नई सर्किट बना दी। अब देखिए ये 8 ओम और ये 8 ओम हमेशा एंड से ही चालू करना है, याद रखिएगा। ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में है, ये अगर मैं पहचानना चाहूँ तो देखिए, अगर मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो करता है तो क्या सेम करंट इसमें भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो इसलिए ये सीरीज तो नहीं हो सकता। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को आउट कर देते हैं। अब क्या करना है आपको? इसके टर्मिनल की नेमिंग करना है। इस 8 ओम रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल का नाम है ए और दूसरे टर्मिनल का नाम है बी। उसी तरह से इस 8 ओम रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल है ए और दूसरा टर्मिनल है बी। तो ये दोनों के टर्मिनल सेम होने के कारण से ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों को पता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हो, अगर सेम रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस टोटली हाफ हो जाते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम लोग सर्किट बनाते हैं, इसके बाद अगर सर्किट बनाते हैं तो हमारा बनता है एक 2 ओम रजिस्टर, साथ में एक 8 ओम रजिस्टर, उसके बाद एक 4 ओम रजिस्टर, और ये 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगेन 4 ओम रजिस्टर। ये हमारा हो जाएगा 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम फिर से सीरीज में हो गया। सीरीज में हो जाने के कारण से ये 8 ओम हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, ये 8 ओम और ये 8 ओम टोटल पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम, और 4 ओम प्लस 2 ओम टोटल हमारा आर टोटल की वैल्यू आ जाएगी, आर टोटल इट बिकम्स इक्वल टू 6 ओम। इस तरह से यहाँ पर हमारा आर टोटल 6 ओम आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सीरीज पैरेलल का एक क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिस इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको करना क्या है, यहाँ पर फाइंड आउट आर ए बी, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, क्योंकि आप किसी को भी सीरीज या पैरेलल नहीं पहचान पाएंगे। मान लीजिए हम लोग एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि इसके क्रॉस का करंट है आई, तो क्या सेम करंट 4 और 6 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमारा ऐसे नहीं दिखता है। उसी तरह से अगर हम लोग टर्मिनल की बात करें, ये टर्मिनल है, इसका एक टर्मिनल है ए, इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सी, इसका टर्मिनल को कंसिडर कर लेते हैं डी, मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं बी। तो देखिए 2 के अक्रॉस में ए और सी दिख रहा है हमें, और 4 के अक्रॉस में सी और डी दिख रहा है हमें, 6 के अक्रॉस में सी और बी दिख रहा है, और 9 के अक्रॉस में डी और बी दिख रहा है। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हमें ना पैरेलल समझ में आ रहा है ना सीरीज समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, स्टार कनेक्शन करना है कि डेल्टा कनेक्शन करना है? इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको नोड वोल्टेज कॉन्सेप्ट कहेंगे हम लोग। तो नोड वोल्टेज कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के, नोड कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के इसको बनाते हैं। नोड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो नोड के बीच में अगर आपका सिंपल एक वायर लगा हुआ है जिसमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। एक सिंपल वायर जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। देन दैट टर्मिनल नोड एंड द अदर टर्मिनल नोड इट विल बिकम सेम, दोनों सेम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक नोड और दूसरे नोड के बीच में अगर आपको कोई शॉर्ट सर्किट मिल जाता है तो वो दोनों नोड का नेमिंग आप सेम कर दीजिए,
और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर इस नोड, ये नोड का नाम अगर मैं ए लिख देता हूँ तो ये नोड और ये नोड के बीच में एक शॉर्ट सर्किट है, जिसके कारण से मैं इसका भी नेम ए कर देता हूँ। उसके बाद इस नोड और इस नोड के बीच में भी शॉर्ट सर्किट है, तो इसका भी नेम मैं ए कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं बी और ए के बीच में एक शॉर्ट सर्किट है, मतलब दिस, अगर इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, तो ये टर्मिनल आपका ए है, ये टर्मिनल आपका बी है। इसके पहले कुछ भी नेटवर्क होगा, लेकिन ए और बी के बीच में एक शॉर्ट सर्किट हमको मिल गया। ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट मिल गया, इसके कारण से इधर के जितने भी रेजिस्टेंस वैल्यू होंगे उनकी वैल्यू 0 कंसिडर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो कोई रेजिस्टेंस आया भी होगा, मान लो कोई एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं ए आर, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना हो जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0। तो आर और शॉर्ट सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, आर और शॉर्ट सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आर इंटू 0 डिवाइडेड बाई आर प्लस 0 करोगे, आंसर हो जाएगा 0। मतलब अगर आपको कई बार क्वेश्चंस में, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की सर्किट दी जाती है, ठीक है, या गेट में ही ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसको आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो टाइम नहीं कैसे लगेगा, जब आप ये नोड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको सीधा सीधा समझ में आ गया है कि ए और बी ये हमारा क्या है, इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो बी, ए और बी के बीच में एक शॉर्ट सर्किट आ गया। एक भी शॉर्ट सर्किट आपको ए और बी के बीच में मिल गया, मतलब क्या है कि आपका ये शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन है और उन दोनों नोड के बीच का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पिछले सर्किट से मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। मैंने ये वाला जो ब्रांच था जो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था उसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट आर ए बी। यहाँ पर आप सीधा देखेंगे तो आपको ये 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम स्टार कनेक्शन में दिख जाता है, नहीं तो ये 4 ओम, 9 ओम और 6 ओम ये डेल्टा कनेक्शन में दिख जाता है। आप लोग पहली बार देख करके ही इसको तुरंत स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन करेंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की जरूरत है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 नोड है हमारे पास और ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक हम लोग नोड ले लेते हैं ए, दूसरा नोड हम लोग ले लेते हैं बी और तीसरा नोड ले लेते हैं सी। यहाँ पर बीच में एक नोड ले लेते हैं सी। अब जो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। सी और ए के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमारी 4 ओम है। और आपका ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 9 ओम और बस सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब आपकी सर्किट इस तरह से बन गई। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 4 ओम और ये 2 ओम दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो 4 और 2 ओम का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 8/6। तो हमारा ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ये आपका 9 ओम, ये आपका 8/6 मतलब 4/3 हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 6 ओम लिया है तो 6 ओम ऐसा हो जाएगा। अब ये 4/3 एंड 6 विल बी इन सीरीज, तो 6 प्लस 4/3 कर देते हैं। 6 प्लस 4/3 आपका हो जाएगा 22/3। 22/3 और 9 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तो 22/3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाई 22/3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 198/3 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 27/3, ये 3 कैंसिल आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 52, सॉरी 52 नहीं आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा 49, तो 198/49 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने पैसिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की और साथ में हमने देखा कि हाउ वी आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, पैरेलल एंड स्टार कनेक्शन, कैसे स्टार कनेक्शन का कैलकुलेशन करना है और बाकी एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ साथ में कैपेसिटेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।